लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है जेग्योंग से, जो हेलुसिनेशन में अपने पापा को देखने लगती है। लेकिन अगले ही पल उससे पता चलता है कि वो उसके डैड नहीं बल्कि असली जुनियन है। जुनियन फिर उससे बताता है कि ब्योंगमो ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन अब जब वो मेरे रास्ते से हट चुका है तो मेरा अगला निशाना तुम हो। तुमने जो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा, और इस बार मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके बाद जुनियन अपनी कार के पास लौट आता है, जहाँ दिखाया जाता है कि योंगहो पहले से उसका इंतजार कर रहा था, और अभी तक जो भी जुनियन ने जेग्योंग से कहा वो सब योंगहो ही छोटे माइक्रोफोन के थ्रू जुनियन को बता रहा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जब योंगमो ने जुनियन को मारने के इरादे से उस पर हमला किया था, उसी वक्त योंगहो की सोल वापस उसकी असली बॉडी में आ गई थी, और योंगहो होश में आते ही सुगडो के मना करने के बावजूद वहाँ से उठता है और जुनियन को बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है। साथ ही वो संजय को फोन करके बताता है कि उन दोनों की सोल्स अब वापस अपनी अपनी असली बॉडीज में आ चुकी है, और ये खबर मिलते ही संजय बहुत खुश हो जाता है। फिर योंगहो उसे अभी की सारी सिचुएशन बताता है, और फिर संजय बैंग्युल और जेस्योंग को सब कुछ बता देता है, और तीनों मिलकर जुनियन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और पुलिस को भी इस पूरे मामले की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। पर इसी दौरान दिखाते हैं कि जेस्योंग के पास युनसी का फोन आता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब ब्योंगमो के आदमी जुनियन को कहीं दूर ले जा रहे होते हैं उसे मार कर फेंकने के लिए, तब उससे पहले ही जुनियन को होश आ जाता है, और वो किसी तरह उन हमलावरों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन गुंडे उसका अभी भी पीछा करते रहते हैं कि तभी टाइम पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। तो वहीं योंगो वक्त पर पहुंचकर जुनियन की जान बचा लेता है। फिर जुनियन को बचाने के बाद योंगो अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे दिल से माफी मांगता है, और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि जेग्योंग को बेनकाब करके उसे गिराने तक वो उसका साथ दे। तब जुनियन बताता है कि बेहोश रहने के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे सब याद है। यानी उसे ये रियलाइज होता है कि योंगहो की जिंदगी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हर किसी को बस ये लग रहा था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए योंगहो का मरना जरूरी है, और अब वो चाहता है कि जेग्योंग और जेस्योंग को उनके गुनाहों की सजा मिले। इसलिए वो बिना हिचकिचाए योंगहो की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि योंगहो और जुनियन बात करते हैं। योंगहो उदास होकर कहता है कि उसके किसी भी बच्चे ने कभी उसका सही साथ नहीं दिया और कोई भी अच्छा इंसान नहीं निकला। लेकिन जुनियन उसे याद दिलाता है कि बैंग्युल शुरू से ही हमेशा उसके साथ खड़ी रही है और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। ये बात सुनकर योंगहो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर जुनियन बैंग्युल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। अब जब वो इस बारे में उससे पूछता है तो जुनियन बात को टालते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बैंग्युल बार बार हॉस्पिटल जाकर योंगहो से मिलती थी और चॉइसयोंग में चल रही हर छोटी बड़ी बात की अपडेट देती रहती थी। उस वक्त योंगहो की बॉडी के अंदर असल में जुनियन की सोल थी और वो बैंग्युल की हर बात सुन रहा था। इसी दौरान दिखाते हैं कि बैंग्युल हिम्मत करके जुनियन के लिए अपने दिल की बात भी बता देती है और कबूल करती है कि वो उससे प्यार करती है, और ये सब जुनियन अपनी ही सोल के साथ योंगहो की बॉडी में रहकर सुन लेता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेस्योंग ब्योंगमो को पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है और वो उसे ये भी बता देता है कि उसकी पोल खुद उसकी बेटी युनसी ने खोली है और अब उसके सारे कनेक्शंस और सपोर्ट भी खत्म हो चुके हैं। अब ये सब सुनकर ब्योंगमो बुरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार मानने से इनकार कर देता है और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद जब जेस्योंग को पता चलता है कि उसके डैड योंगहो को होश आ चुका है तो ये खबर मिलते ही वो अपने डैड के स्वागत की तैयारी में लग जाता है और उनके पेंट हाउस को उनकी हर जरूरत की चीज से तैयार करवा देता है। साथ ही वो शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी अरेंज करता है और जाने से पहले जेस्योंग योंगहो के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें वो अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा जाहिर करता है और अपने डैड से दिल से माफी मांगता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैंग्युल जुनियन को सही सलामत देखकर सुकून की सांस लेती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। तो वो बेचारा वहीं फ्रीज हो जाता है। इसके बाद वो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता है। तो ये देखकर बैंग्युल को लगता है कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है। तो जुनियन उसे रोककर कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन बैंग्युल अभी भी उसके इस बदले हुए बिहेवियर से काफी हैरान होती है। इसके बाद जुनियन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन असल में ये सब एक प्लान होता है ताकि बैंग्युल की आखिरकार योंगहो से मुलाकात करवाई जा सके। अब बैंग्युल अपने डैड को देखकर ही फ्रीज हो जाती है और कुछ कह ही नहीं पाती।
तो वहीं योंगो भी काफी ऑकवर्ड फील करता है और जुनियन को इशारे से वहीं रुकने को कहता है, लेकिन जुनियन उल्टा योंगो को ही मोटिवेट करके बाहर चले जाता है। देन ब्रेकफास्ट के दौरान योंगो बैंग्यूल से दिल से माफी मांगता है। वो कहता है कि जब बैंग्यूल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था और वो एक फादर होने का फर्ज नहीं निभा पाया। अब दोनों के बीच शुरू में थोड़ी ऑकवर्ड बातचीत होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद बैंग्यूल अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तो योंगहो उसे रोते हुए देख बिल्कुल घबरा जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे चुप कराए या तसल्ली दे। तो वहीं जुनियन बाहर खड़े हुए ये सब सुन रहा होता है और सोचता है कि योंगहो इतने ऑकवर्ड क्यों हो रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी बेटी को गले लगाकर चुप करवाना चाहिए। फिर बाद में जुनियन जब घर लौटता है तो अपनी दादी ऑक्सन को ठीक देखकर इमोशनल हो जाता है और उसके चेहरे पर सुकून और खुशी आ जाती है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। तभी बॉन्की भी रूम से बाहर आता है, जो अब तक जुनियन के घर रहकर ऑक्सन और ट्विंस के बच्चों का ध्यान रख रहा था। वो भी जुनियन को देखकर बहुत खुश होता है और हर बार की तरह इमोशनल होके रोने लग जाता है, लेकिन जुनियन उसके सामने भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो उससे पहली बार जो मिला था और इस वजह से सबको उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैंग्यूल स्योनही को योंगहो के साथ हुई बातचीत के बारे में बताती है और सुकून महसूस करती है कि इतनी मुश्किलों के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है। उसके बाद बैंग्यूल और जुनियन मिलकर बॉन्की को बताते हैं कि योंगहो जिंदा है। पहले तो उसे ये मजाक लगता है, लेकिन जब वो उन दोनों के सीरियस फेस देखता है तो उसे इतना ज्यादा शॉक लग जाता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो वहीं बोर्ड मीटिंग से पहले पेंट हाउस में रहकर योंगहो पूरी तैयारी के साथ जेग्योंग को बेनकाब करने और उसे हमेशा के लिए गिराने का प्लान बनाता है और इसी दौरान वो जेस्योंग का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है। अब लेटर पढ़कर योंगहो का दिल भर आता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जेस्योंग को अपनी पुरानी गलतियों का सच में पछतावा है और वो दिल से बदलना चाहता है। अब अपने बेटे की ये बदली हुई सोच देखकर योंगहो काफी इमोशनल हो जाता है। तो वहीं जेग्योंग को एहसास होता है कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा और वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। तभी उसका सेक्रेटरी फोन करके बताता है कि सुगडू बार बार एक अलग ही कोटेज में जा रहा था। वो जेग्योंग को योंगहो के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा भी लाकर देता है और ये सब देखते ही जेग्योंग के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जब उसने अपने डैड को देखा था मतलब वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, इसका मतलब योंगहो सच में जिंदा है। अब ये सच जानकर वो तुरंत समझ जाती है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। फिर वो तुरंत पेंट हाउस पहुंच जाती है जहाँ योंगहो उसे देख कहता है कि उसे पछतावा है कि वो उसके लालच की वजह से ऐसी बन गई और उसने उसे अकेला कर दिया। फिर वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम पहले जैसे हो सकते हैं। तो ये सुनकर जेग्योंग कहती है कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर आपको सच में मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है तो प्लीज आप मरे रहो। और ये कहकर वो अपने आदमियों की मदद से योंगहो को किडनैप करवा देती है ताकि वो बोर्ड मीटिंग में ना पहुंच सके और उसके सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएं। वैसे इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। युनसी वापस साउथ कोरिया लौट आती है और अपनी आंखों से जेग्योंग को योंगहो को जबरदस्ती ले जाते हुए देख लेती है। ये देखकर युनसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो समझ जाती है कि जब योंगहो जिंदा था तब उसे झूठ मूठ उसकी मौत का दोषी बनाया गया था। अब युनसी को यकीन हो जाता है कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड जेग्योंग ही है। तो वहीं दूसरी तरफ बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली होती है, लेकिन योंगहो के गायब होने की वजह से जुनियन काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि इतने बड़े शेयर होल्डर्स के सामने वो अकेला सिचुएशन कैसे संभालेगा। तब संजय उसका हौसला बढ़ाता है। वो जुनियन से कहता है कि इस वक्त उसे बिल्कुल योंगहो की तरह सोचना और उसी की तरह कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड मीटिंग हैंडल करनी होगी। संजय की बात सुनकर जुनियन खुद को संभालता है और मीटिंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही जुनियन सबके सामने जेग्योंग पर सीधा आरोप लगाता है कि उसने ब्योंगमो के साथ अपने रिश्ते और इन्वॉल्वमेंट के बारे में सबसे झूठ बोला है। इसके बाद वो एक के बाद एक सबूत पेश करता है। सबसे पहले वो हाइड्रेशन ट्रेड से जुड़ा एक सर्टिफिकेट दिखाता है जिस पर जेग्योंग के खुद के साइन होते हैं। फिर वो उस डील से जुड़ा एक और सीक्रेट स्लश फंड
भी सबके सामने एक्सपोज कर देता है और ये सबूत देखकर बोर्ड के मेंबर्स भी हैरान रह जाते हैं और जेग्यांग भी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब अपने खिलाफ इतने सबूत देखकर जेग्यांग घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनियन उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह सबके सामने खुलासा करता है कि जेग्यांग ने ब्योंगमो और युनसी के साथ मिलकर योंगो की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने चला देता है, जिससे उसके ऊपर लगे हुए आरोप और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जेग्यांग अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन तब जुनियन एक और बड़ा सच सामने लाता है। वो बताता है कि जेसंग हिट एंड रन केस में खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जुनियन अनाउंस करता है कि योंगहो अभी भी जिंदा है। अब इतने में योंगहो बोर्ड मीटिंग में पहुंच जाता है और उसे अपनी आंखों के सामने देखकर पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है और जेग्यांग के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जब जेग्यांग के आदमी योंगहो को जबरदस्ती ले जा रहे थे तब बेंग्योल वक्त पर वहां पहुंच गई थी। उसने उन्हें रोक दिया और योंगहो को सुरक्षित तरीके से चोइसंग लेकर आ गई। इसी वजह से योंगहो सही वक्त पर बोर्ड मीटिंग में पहुंच सका और अभी जो भी जुनियन ने सबके सामने कहा था वो भी योंगहो ही उसे बता रहा था। अब आखिरकार सारे सबूत सबके सामने आने के बाद पुलिस जेग्यांग को गिरफ्तार कर लेती है और उसे हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है और योंगहो, बेंग्योल, जुनियन और बाकी सब लोग चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। तो वहीं गिरफ्तार होने के बाद भी जेग्यांग हार नहीं मानती। वो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करती है और उसी वक्त दूसरी तरफ से युनसी गुस्से में जेग्यांग की तरफ आ रही होती है और उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती ही है कि योंगहो ये सब देख लेता है और बिना सोचे समझे जेग्यांग को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और युनसी की गाड़ी का जोर का टक्कर योंगहो को लगता है और वो खुद जख्मी हो जाता है। और ये देख एक पल के लिए तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। फिर जाके सब जने इस सदमे से बाहर आते हैं और योंगहो को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करते हैं। तो वहीं ये सब देखकर जेग्यांग सन्न रह जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इतनी नफरत और धोखे के बाद भी उसके डैड ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी हिफाजत की। अब अपने डैड के इस प्यार और बलिदान को देखकर जेग्यांग को अपनी हर गलती पर गहरा पछतावा होने लगता है और युनसी उसे पुलिस अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। फिर यहीं से 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। सुगडू जेग्यांग से मिलने एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जाता है जहां जेग्यांग का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर बताती है कि जेग्यांग अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह भूल चुकी है। उसे ना अपनी पहचान याद है और ना ही अपने किए हुए कांड और ना ही अपना नाम। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे सिर्फ सुगडू ही याद है और वो भी अपने पति के रूप में। तो वहीं दिखाते हैं कि जेस्यांग अब अपने बेटे और जेग्यांग के बेटे दोनों के साथ यूएसए में एक नई जिंदगी जी रहा है। वो दोनों बच्चे खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि जेस्यांग की बात तक नहीं सुनते। फिर इसी दौरान सियोनही उसे फोन करके उसकी और दोनों बच्चों की खैरियत पूछती है और दोनों काफी प्यार से बात करते हैं और पुरानी यादों को भी याद करते हैं। देन बातों ही बातों में जेस्यांग सियोनही की तारीफ करता है और कहता है कि उसका कुकिंग चैनल अब काफी पॉपुलर हो चुका है और वो अब एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन गई है और ये देखकर जेस्यांग को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब चोइसयोंग ट्रेडिंग की जिम्मेदारी संजय सीईओ के रूप में संभाल रहा है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर बोंकी उसके साथ मिलकर कंपनी चला रहा है। देन टीवी न्यूज में ये बताया जाता है कि कांग फैमिली को कंपनी की मैनेजमेंट से पूरी तरह हटा दिया गया है। अब चोइसयोंग पुरानी चोइबोल सिस्टम को छोड़कर एक नए और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जा रहा है, जहां कंपनी किसी एक परिवार के कंट्रोल में नहीं बल्कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंडर काम करती है। वैसे 2 साल बाद बेंग्योल भी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। अब वो टीम लीडर की पोजीशन पर काम कर रही होती है और ताहा ग्रुप और चोइसयोंग के मर्जर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही होती है। अब मर्जर के दौरान बेंग्योल कंपनी के हर डॉक्यूमेंट और डील की बहुत ध्यान से जांच करती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ये सुनिश्चित करना कि ताहा ग्रुप के किसी भी गैर कानूनी काम या गलत रिकॉर्ड का असर चोइसयोंग पर ना पड़े। तो वहीं 2 साल बाद जुनियन भी अपनी पुरानी कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़कर बच्चों के फुटबॉल क्लब में कोच के रूप में काम कर रहा होता है। अब एक दिन उसके मैच को देखने वीवीआईपी क्लब के मेंबर योंगहो भी पहुंचते हैं और मैच के बाद दोनों आपस में आराम से बात करते हैं। देन बातों ही बातों में जुनियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तो वो दोनों प्रैक्टिकली एक ही फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये बात सुनकर योंगहो थोड़ा शक में पड़ जाता है और हैरानी से जुनियन की तरफ देखने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम तो आज अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे
जो मिलवाने वाले थे ना, लेकिन जूनियर बात को टाल वहाँ से चले जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने जाता है जो इसी फुटबॉल क्लब में उसका इंतजार कर रही होती है। योंगहो को उसकी बात पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो चुपके से उसके पीछे पीछे चले आता है और वहाँ पहुंचकर योंगहो देखता है कि जूनियर की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की प्यारी बेटी बैंग्यूली है। फिर जब वो उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो बस योंगहो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि दिन दहाड़े तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर तो वो उन दोनों के पीछे भागने लगता है, लेकिन इस दौरान एक मजेदार बात हो जाती है जब एक लड़की यूजिन वहाँ से गुजरती हुई नजर आती है। अब योंगहो भागते हुए जूनियन की तरफ आता है तो जूनियन भी भागते हुए उनकी तरफ आने लगता है, ये समझाने के लिए कि वो गलत समझ रहे हैं। लेकिन तभी उस बेचारे का पैर अपने दूसरे पैर में अटक जाता है और वो सीधा योंगहो के ऊपर लैंडिंग कर देता है और इसी बीच यूजिन भी उनसे टकरा जाती है और इस टक्कर के साथ ही एक और हैरान कर देने वाली सोल स्वैप हो जाती है। लेकिन इस बार योंगहो और जूनियन की नहीं बल्कि यूजिन और जूनियन की सोल्स एक दूसरे की बॉडी में चली जाती है। अब जूनियन तो ये देख घबरा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तो यूजिन डर जाती है और उसकी चीख से ये तीनों हिल जाते हैं। अब यूजिन को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया है। तो वहीं यूजिन की बॉडी में पहुंच चुका जूनियन उसकी टीम को पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। तो वहीं जूनियन की बॉडी में फंसी यूजिन घबराहट में इस अजीब सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं होता। अब जब उसकी टीम जूनियन को वहां से लेके जा रही होती है तो वो तुरंत खुद की बॉडी में मौजूद जूनियन के पीछे भाग पड़ती है और दोनों की सोल स्वैप का राज वहीं उलझ कर रह जाता है। और इसी मजेदार, शॉकिंग और सस्पेंस से भरे क्लिफ हैंगर के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है गाइस। वैसे आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।